अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि एक बड़ी फ्लरी ऑफ बिल्स जो था वो पार्लियामेंट से पास हुए। मुख्तलिफ दिनों में तो एक दिन में 53 बिल्स भी पास हुए। तो जैसे वो रेवड़ियाँ बँट रही होती हैं, टॉफ़ियाँ आप कह लें टॉफ़ियाँ बँट रही होती हैं बच्चों के दरमियान। इस तरह के बिल्स जो हैं वो आते जा रहे थे और पास होते जा रहे थे और हाउस दोनों जो हैं अपर और लोअर उसमें हमने देखा कभी 8 लोग हैं, कभी 10 लोग हैं, कभी 12 हैं। तो कोई डिबेट नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई इस तरह के मामलात नहीं हुए और मुख्तलिफ बिल्स जो हैं वो पास हो गए। उनमें से एक बिल जो था वो सॉवरेन वेल्थ फंड के हवाले से भी था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है, जो पास हो गया और वो इतना खतरनाक है कि आपको अभी हम बताएँगे कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या-क्या चीज़ें पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। उसका ज़रा तज़िया करेंगे और देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये कितना बड़ा एक बहुत ही खतरनाक किस्म का बिल जो है वो पास हुआ है। इसका ज़रा तज़िया करते हैं और चलते हैं इस्लामाबाद और बात करेंगे हमारे दोस्त इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं और बहुत बड़ा उनका अच्छा एक सिलसिला बैकग्राउंड का भी है। न्यूयॉर्क में, वॉल स्ट्रीट पे भी काम कर चुके हुए हैं, बाकी जगहों पे भी काम करते रहते हैं। आप उनके अक्सर ट्वीट्स भी पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा वायरल भी होते हैं। उनसे बात करेंगे मीर मोहम्मद अली खान साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम स्टार भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, नाइस टू सी यू जी। मुझे ये सेम हियर। बताएँ कि सबसे पहले तो इसका ज़रा थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दें क्योंकि आम मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको इतना पता नहीं है उनको ज़रा ये थोड़ा-सा आसानी हो जाए समझने के लिए कि ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड होता है, ये होता क्या है और इसका मकसद पाकिस्तान में क्या है? आप आप जब डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दीजिएगा, जो मैंने आर्टिकल जी, लिखा जी। था 2 दिन जी, पहले मैं उसका वो बल्कि शो टाइटल। भी कर देता हूँ, मैं अभी शो भी करता हूँ जी। जी। सॉवरेन वेल्थ फंड एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। 1876 में पहली दफा फ्रांस में बना था ये। जी, सॉवरेन वेल्थ फंड वो होता है कि एक मुल्क जिसके पास ज्यादा पैसा हो, सरप्लस हो ज़खायर का, पैसों का, मादनियात का, काफ़ी चीज़ों का, तो उसको वो इन्वेस्ट करते हैं। हुँ, ज़्यादातर ओवरसीज़ इन्वेस्ट करते हैं, ताकि ठीक। लोकल इन्फ्लेशन को फाइट कर सकें फॉरेन करेंसी के अंदर। ये 1950s में ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इस वक्त कोई 10 ट्रिलियन डॉलर्स टोटल हैं पूरी दुनिया में, जी, जो सॉवरेन वेल्थ फंड में मैनेज किए जाते हैं। 2008 में तकरीबन 3.8 3.9 ट्रिलियन डॉलर थे। फ्रांस का सब में बड़ा है सॉवरेन वेल्थ फंड, 1.4 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का है। उसके बाद नॉर्वे का है, फिर कुवैत आता है, फिर बहुत सारे ममालिक आते हैं, मगर ये उन ममालिक के लिए होता है जिनके ऊपर कोई कर्जे नहीं है। हुँ, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बिल्कुल हाँ, आम इंसान की तरह इसका कॉन्सेप्ट ले लें कि आप अमीर हो गए, आपका घर भी है, आपके पास गाड़ियां भी हैं, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आपके पास 50 करोड़ रुपए पड़े हुए। तो हाँ, आप कहते हैं चलो इस 50 करोड़ रुपए को मैं अपनी फैमिली लगा के दें। लिए इन्वेस्ट कर हुँ, देता हूं। ठीक। तो इसी तरीके से जो मुल्क जिनके पास सरप्लस होता है करेंसी रिजर्व्स का, फॉरेन एक्सचेंज का, वो ये जिनके यहाँ डेफिसिट नहीं होता, वो ममालिक कहते हैं कि ठीक है, हम अपनी आवाम के लिए इस पैसे को फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि जो हुँ, फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी की जो रिटर्न्स आएंगे, वो उससे लोकल इन्फ्लेशन ऑफसेट हो जाएगी। तो ठीक। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इरादतन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मगर इट इज ए वेरी वेरी टेक्निकल थिंग। हुँ, इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि सब में पहले तो ये होता है कि जी, करप्ट हुकूमतों को सॉवरेन वेल्थ फंड नहीं चलाना चाहिए, नंबर वन। हाँ। इसलिए कि सॉवरेन वेल्थ फंड अमूमन पार्लियामेंट के तहत नहीं आता, मतलब उसकी अप्रूवल एक दफा हो पार्लियामेंट्री जाए, ओवरसाइट कोई नहीं होती उसके ऊपर। अमूमन बहुत हुँ, कम होती है, मगर अमूमन पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कोई होती ही नहीं है। तो मतलब जो फंड मैनेजर है और जो मैनेजर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कर्ता धर्ता बन जाते हैं
हर चीज के। इसमें किक्सबैक्स भी होती हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी का मामला भी होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे। दूसरी और सब में बड़ी चीज जो होती है, छोटे मुमालिक के सॉवरेन वेल्थ फंड्स में अगर आप ओपन सॉवरेन वेल्थ फंड रखें जिसमें दूसरे मुमालिक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपके दुश्मन मुमालिक भी 4 या 6 ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए उनकी एक लेयरिंग करके, जो हमारी फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहलाती है, लेयरिंग करके आपके पास इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का इनडायरेक्ट कंट्रोल ले सके। पूरे तरीके से आप शायद ओजीडीसी कभी इजराइल को बेचेंगे नहीं, एक मिसाल दे रहा हूं, या पाकिस्तान स्टेट ऑयल ऑफ इजराइल को बेचेंगे नहीं, मगर इजराइल $400 मिलियन लगा के, या इंडिया या जो भी अल्लाह जाने कोई दूसरा मुल्क हो, वो लगा कर $8 बिलियन के बजाय $400 मिलियन लगा के कंट्रोल ले लेते हैं। अब वो जब ग्रो होने लगता है तो आखिरी वक्त पे, आज से 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, पॉलिसी एग्रीमेंट के लिए दबाव आता है, और अगर पॉलिसी में एग्रीमेंट ना हो तो वो कहते हैं कि हमारा पैसा लिक्विडेट कर दे। आप जब तक वो $400 मिलियन, मिसाल के तौर पे $2 बिलियन बन चुका है, $2 बिलियन को फौरन लिक्विडेट करना बहुत मुश्किल काम है। मजे की बात यह है इसरार भाई, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क अमेरिका है, वो भी नहीं करता। वो अमीर तरीन इसलिए है कि वो अपनी करेंसी में हर चीज इन्वेस्ट करते हैं। उसूलन तो अमीर नहीं है, मगर सिंस दे प्रिंट देयर ओन मनी एंड देयर करेंसी इज कंसिडर्ड वर्ल्ड करेंसी, तो वो अगर चाहते तो $10 ट्रिलियन का एक फंड बना सकते थे। उनको तो सिर्फ कंग्रेशनल अप्रूवल ही चाहिए ना कि भाई और पैसा छाप दे। 31-32 ट्रिलियन का डेट है, मगर वो एक पैसे का इसलिए नहीं है कि 2007 में उन्होंने एक रूल बनाया, फिंसा 2007, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और उसके डिबेट होने के बाद ये इस नहज पर वो पहुंचे कि हम नहीं चाहते कि दूसरे मुमालिक हमारे मुल्क के एसेट्स को खरीदे। तो फिर दूसरी बहस आती है कि जी ठीक है, आप अपने मुल्क के एसेट्स ना बेचें, आप वेल्थ फंड बनाएं और दूसरे मुमालिक में इन्वेस्ट करना शुरू हो जाए। जरूरी थोड़ी है कि आप अपने मुल्क के ही एसेट पे, तो उस पे भी उन्होंने इनकार किया कि द लेयरिंग दैट कैन हैपन थ्रू ऑफशोर अकाउंट्स एंड मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस, उसमें बहुत मुश्किलात आएंगी। लेकिन उन्होंने छोटे छोटे वाले फंड्स तो बनाए हुए हैं। अलास्का परमानेंट फंड बनाया हुआ है, अलास्का फंड है, टेक्सास यूनिवर्सिटी फंड है, या एक और फंड है मिजूरी, पता नहीं क्या, वो तो छोटा सा है वो। वैसे उन्होंने 2-3, लेकिन उन्होंने अपना कोई अमेरिका सॉवरेन फंड नहीं बनाया उन्होंने। ये सॉवरेन कंट्री का, नेशन का कोई फंड नहीं है। 50 स्टेट्स में से 3 स्टेट्स के छोटे से फंड है, जिसका टोटल बनता भी $240 बिलियन है, विच इज नथिंग। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सॉवरेन वेल्थ फंड खराब चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, मगर उसके लिए आपको इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। आप ये काम हेस्ट में नहीं कर सकते। जैसे खासतौर पे हमारे जैसे मुल्क में जिस तरह होता है, उसमें तो बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ अल्ट्रा केयर की जरूरत है। अल्ट्रा केयर की जरूरत है, बिकॉज हमारा प्रॉब्लम 99% करप्शन, मिसमैनेजमेंट, रेगुलेटरी ओवरसाइट, लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड फिरौनियत। अब आपने एक पाकिस्तान फंड बना लिया जिसमें 8 बिलियन, 10 बिलियन, 15 बिलियन डॉलर आ गए, या दूसरे तरीके से आप क्या करेंगे? आप ओजीडीसी को फंड में डालेंगे, पीपीएल को फंड में डालेंगे, पाकिस्तान रेलवे को फंड में, खिचड़ी बनाएंगे आप। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो लॉस मेकिंग है, आपके पास प्रॉफिट मेकिंग कौन सी है? आप बता दीजिए। 182 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है,
हाँ, 700 अरब से लेके 1100 अरब का नुकसान करते हैं इस साल का। उनको फंड में डालने की क्या जरूरत है? आप सीधा सीधा हाँ, उनको प्राइवेटाइज कर दें। मैं कहता हूं कि इसको आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहले पूरा बनाएं, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क बनाएं, ओपन ऑडिट सिस्टम रखें, उसको पब्लिश करें। आपका क्राइटेरिया मैनेजमेंट का होना चाहिए, ओवरसाइट कमिटी होनी चाहिए, जो मैनेजर्स हैं उनकी वेटिंग होनी चाहिए, वो सेनेट के सामने पेश हो जैसे दूसरे ममालिक में होता है। जहां जहां ये डेमोक्रेटिक ममालिक में सॉवरेन वेल्थ फंड है, उनकी इतनी ज्यादा ओवरसाइट रेगुलेशंस ओवरसाइट है। हैं हम्म। कि वो उसकी वजह से फेल नहीं होने दे अच्छा, सकते। मैं जरा ये, मैं बल्कि मैं प्राइम ये बिल भी दिखा देता हूँ। ये जो बिल पास हुआ है नेशनल असेंबली से और फिर बाद में सेनेट का भी आया, ये मैं इसको दिखा भी रहा हूँ। इसका थोड़ा सा ये जरा हमें बताएं कि मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है। मैं देख रहा था कि डॉक्टर सानिया निश्चल साहबा ने भी इसमें 15 अमेंडमेंट्स का वो कहा है कि जी इसमें 15 अमेंडमेंट्स होने चाहिए, और फिर बाकी लोगों ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है और इसको एक किस्म का पाकिस्तान को बेचने के मुतरादिफ करार दे दिया है। ये जो बिल है काफी लंबा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा आप मुख्तसरन हमारे नाजरीन को बताएं कि ये इसमें वो चाहते क्या है। 7 एंटरप्राइजेज जो हैं, एसओईज जो हैं, वो इन्होंने इसमें डाल दी हैं और कहा है जी कि आप इसमें बड़ी ग्रोथ होगी और ये होगा वो होगा। तो इसमें वो चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं? इसरार भाई, मुझे आप एक बात बताएं, मेरे जेब में 10 रुपए का नोट है, सीधी हाँ, वाली जेब में। मैं उसको निकाल के उल्टी वाली जेब में रख दूं तो वो 50 रुपए का नोट तो नहीं बन जाएगा ना। एक हाँ, स्टेट ओन एंटरप्राइज लॉसेस कर रही है, उसको हाँ, आप वेल्थ फंड में डाल देंगे तो वो प्रॉफिटेबल कैसे हो जाएगी? वेल्थ फंड हम्म। उसको मैनेज तो नहीं करेगा, वेल्थ फंड तो उसके अगेंस्ट पैसे लेगा। वो ये लेकिन ये कहेगा देखें ना, इनका ओजीडीसी। इसमें इसमें जो वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखा है, मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फंड शैल बी टू कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट through the management of its funds and assets and achieving optimal use of them according to the best international standards and policies to maximize their value for future generations। अब बेसिकली ये पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसरार एक्चुअली ये भाई, ये किसी लॉयर, ये मेरी तो जिंदगी गुजर गई है इन्वेस्टमेंट लॉयर से डील कर करके। हाँ, हाँ, ये वो चीजें हैं जिसको हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि हाँ, ये वजू है लिटरली कि नमाज से पहले लाजिम है। तो हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये तमहीद जो बांधी जाती है ना, ये लाजिम है। हाँ, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, बेटर मैनेजमेंट, प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई मीन हंसी आती है ऐसी चीजों के ऊपर। अब ये सॉवरेन वेल्थ फंड अब कंपनीज को मैनेज नहीं करता। हम्म, जो एक बोर्ड 7 कंपनीज को मैनेज करेगा, वो हम्म, इंडिविजुअली मैनेज नहीं हो रही। हाँ, दूसरी चीज कही कि जी, डार साहब ने कही कि जी पाकिस्तान में 6 ट्रिलियन डॉलर की मादनियात है। पता नहीं हाँ, भाई, ये कहां से सर्वे कराया गया है 6 ट्रिलियन डॉलर्स का? ये आई वुड लव टू सी इट। आई वुड लिटरली लव टू सी इट एज अ ट्रेन्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर। और अगर 6 ट्रिलियन डॉलर के मादनियात हैं तो आप क्या करेंगे? आप फंड के जरिए, वो कह रहे हैं कि इन मादनियात को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप कैसे करेंगे? ये फंड है, ये कोई एक्सप्लोरेशन कंपनी तो नहीं है। तो चलो ठीक कंपनी है, तो नहीं। हाँ, आप एक हाँ, एक्सप्लोरेशन कंपनी को देंगे इसकी, तो कहां देंगे? नेशनल सिक्योरिटी को कैसे देखेंगे? केपी का दे देंगे, बलूचिस्तान का दे हाँ, देंगे, पूरे अंदर तक उनको जाने देंगे। और 6 ट्रिलियन डॉलर्स के अगर मादनियात हैं तो कम से कम 500 बिलियन डॉलर के तो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट होगी, हाँ, कम से कम। किधर से आएंगे? कितने साल में होंगे? ये देखें, ये जल्दी जल्दी करने की चीजें नहीं चीजें है। नहीं है। और इसमें इसमें बिल्कुल आपने जिस नहीं। तरह शुरू में जिक्र भी किया कि ओजीडीसी के साथ साथ पाकिस्तान पेट्रोलियम है, इसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है, पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड लिमिटेड है, मरी पेट्रोलियम भी इसमें शामिल है, नीलम जेहलम हाइड्रो पावर जो कंपनी है वो भी इसमें शामिल है।
तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल इसमें और भी ऐड करते चले जाएंगे और मुख्तलिफ नहीं, चीजें जो है वो इसमें आ जाएंगी। देखिए असल लॉजिक ये होती है ये कंपनी अंदर डाली क्यों गई है, ताकि हाँ बार बार दूसरी कंपनियों को ट्रांसपेरेंसी के प्रोसेस से गुजार कर पैसा बोरो करने के बजाय एक ही जगह एमलगेट कर ले, उसको अमालगमेशन उसका कर ले, हाँ और हाँ उसके सबके अवज हम जिसमें वो होता ना चने भी होंगे, मटर भी होंगे, दालें भी होंगी, एक हाँ, जगह रख के तो हम पूरी लेंटल्स के अगेंस्ट हम बोरो कर ले। बोरो इसकी कर लें। ओवरसाइट क्या होगी बोरो करने की? ये मेरा पैसा है, ये और आपका ये पैसा है। इसके ऊपर जो साइन है ये भी आप देख सकते हैं कि सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार साहब के हैं, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं और आइंदा क्या क्या खतरात इसमें शामिल हैं। इसमें एक चीज मुझे मीर साहब जरा मुझे बताएं कि आपने ये इसके खतरात तो हमें बताए हैं, आम आदमी को इसका अंदाजा भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हरीडली ये बिल पास हुए हैं उसमें तो किसी को पता भी नहीं चला कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो अब आम आदमी के पास और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं बार बार रिपीट करूं, मैं ये नहीं कह रहा इसको आप रिवर्स करें, इसको आप डिले करें, इसके ऊपर डिबेट करवाएं, डिबेट करवाएं। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, इस पे ओपन पब्लिक डिबेट करवाएं, क्योंकि हमारा एक वतीरा बन चुका है इसरार भाई कि आज से 10 साल के बाद अगर मैं जिंदा हूं तो हम ये दोबारा प्रोग्राम में आपके साथ नहीं करना चाहता कि देखो मैं सही कह रहा था। हाँ सही ये बात। एक हमारा वतीरा बन चुका है इस मुल्क का। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे बनाएं, डिबेट कराएं। भाई मुझे इस पार्लियामेंट पे यकीन भी नहीं, मगर फिर भी मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर तो लेकर आए ओपन डिबेट, हाँ हाँ सेनेट से अप्रूव तो करवाएं ओपन डिबेट, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की, क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजर्स की। मैं वजीर आजम हूं, मैं इसरार भाई को लगा देता हूं अपना फ्रंटमैन पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड का। इसरार भाई 10% मुझे भेजते रहिएगा मेरे बलीस के अकाउंट में, काम तमाम। वो हर महीने 10% उनको भेजते रहेंगे। जिस तरीके से वजारतें बढ़ती हैं सूबों की, क्या हमें पता नहीं है कौन वजीर कितना भेजता है? मैं कह नहीं सकता, मैं मुझे इल्म है। तो ये पाकिस्तान की मुझे सब में ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी का खदशा है। नेशनल सिक्योरिटी आई कैसे एम इसमें कैसे कैसे खतरे में पड़ सकती है जी, जरा बताएं ना। देखिए सब में पहले तो आप हर जगह एक फंड में सब चीज डाल देंगे तो एंड बेनिफिशियरी कौन है उसके इन्वेस्टमेंट का, उसका क्या क्राइटेरिया आपने बनाया है? आपको पता भी है, आपकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने बनाया उनको पता भी है कि मैं $1 बिलियन को 13 ज्यूरिसडिक्शन से गुजार कर कैमोफ्लेज कर सकता हूं इन्वेस्टमेंट को। आपकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है? कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? सब में पहले तो ये पता करना है आपको। फिर आप कहते हैं कि आपकी करेंसी मैनिपुलेट हो रही है बाहर वालों की वजह से, आप फिर कहते हैं कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है बाहर वालों की वजह से। दुनिया में मैं जब से पाकिस्तान आया हूं 2010 से, मैं हमेशा ये कह रहा हूं ये दहशतगर्दी जानों से हटके माल पर आएगी। जो इकोनॉमिक टेररिज्म शुरू होगी, मैं 10-12 साल हो गए हर टीवी के प्रोग्राम पे मैं ये कहता हूं, बिकॉज वी वर ट्रेन्ड लाइक दैट। Running an investment bank on Wall Street, you get to know everything. Working on Wall Street is different. Being a CEO of an investment bank is different. आपको दूसरे CEOs के से इंटरेक्शन कर करके उनके दिमाग का, उनके ख्यालात का पता चलता है। वो तो इत्तेफाकन मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूं तो मैं ये चीजें चीख रहा हूं कि वहां के लोग क्या सोचते हैं। They will control Pakistani assets like anything. अब मगर हम इसका सद्देबाव कर सकते हैं। आप रेगुलेशंस बनाएं, आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि हमें एंड बेनिफिशियरी की ट्रांसपेरेंसी ऑडिटेड बाय 4 फर्म्स दी जाए कि जो पैसे लगा रहा है उसका। आप एक आम आदमी पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलने जाता है तो
केवाईसी होता है, उसका सोर्स ऑफ फंड्स पूछे जाते हैं, उसके रिश्तेदारों का नाम लिखवाया जाता है, अंगूठे लगवाए जाते हैं। आप नेशनल एसेट्स बेच देंगे एक फंड के, उसके अंदर क्या आप सिर्फ और सिर्फ सऊदी दोस्त ममालिक से लेंगे पैसा? फिर ठीक है, उसमें लिख दें कि अगले 20 साल तक हम सिर्फ उन ममालिक से पैसा लेंगे जो हमारे साथ मुखलिस रहे हैं। सऊदी हो गया, यूएई हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक और सवाल पैदा होता है, दुनिया का कौन सा फंड है जो सिर्फ 3 ममालिक दूसरे मुल्क को कंट्रोल करें? ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं 10 घंटे का प्रोग्राम कर सकता हूं उसके साथ। तो बेसिकली आपका जो कंसर्न है वो ये है कि एक तो ये डिबेट हो, दूसरा ये है कि ये ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि जिस तरह आपने अपने आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि जो कंट्रीज लाइक फ्रांस हैं, इवन जो उनके जो 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का ये फंड है, फिर नॉर्वे का 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का भी है, उनको भी ट्रांसपेरेंसी के मसाइल जो है फेस करने पड़ते हैं। तो हमारा तो मसला ही कुछ और है। There is a body called the Santiago process, जो 2008 में आईएमएफ ने जबरदस्ती सांतियागो डोमिनिकन रिपब्लिक में एक कॉन्फ्रेंस करवा के सॉवरेन वेल्थ फंड्स के प्रिंसिपल्स बनवाए थे कि ऐसे 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 होगा। आपने सांतियागो प्रोसेस में अप्लाई किया है पहले? आपने वो सांतियागो प्रोसेसेस का बिल जो है सेनेट या नेशनल असेंबली से पास करवाया है? उसमें इंडिजिनस अमेंडमेंट्स या डिलीशंस की हैं कि जी हमारे लिए हम इन चीजों को तो अडहियर करेंगे सांतियागो प्रोसेस के, मगर हम पाकिस्तानी खदशात की बिना पर 8 चीजें और ऐड कर रहे हैं। किया है? नहीं किया है। नहीं किया। तो ये मैं सिर्फ जल्दी की वजह से परेशान हूं। अल्लाह करे ये फंड बने, सही तरीके से बने, 6 बिलियन डॉलर 200 बिलियन डॉलर बन जाए, मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को फायदा है इसमें। अब इस चीज को मेरी पॉलिटिकल मुखालिफत ली जाएगी। मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं, ये मैं प्रोफेशनल मुखालिफत कर रहा हूं, सिर्फ फंड की नहीं, प्रोसेस की, और किस तेजी से ये हो रहा है। मैं चाहता हूं ये फंड आसमान की बुलंदी पर जाए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है कि या तो आप हुकूमत के गुण गाएं, आप वो इकोनॉमिस्ट हैं, या आप हुकूमत की हर चीज को बुरा कहें। मैं दोनों नहीं कर सकता। मैं तो कह रहा हूं ये बहुत अच्छी चीज है, 6 महीने दीजिए, इसके रूल्स रेगुलेशन कीजिए, सांतियागो प्रोसेस को लेकर आइए, वर्ल्ड ड्यू डिलिजेंस के स्टैंडर्ड्स लेकर आइए, डिजिटाइजेशन के स्टैंडर्ड्स लेकर आइए इसके अंदर, क्योंकि आज से 4 साल बाद ये फंड डिजिटली बन जाएगा तकरीबन। उसके पूरे प्रोसेसेस लेकर आए, डिबेट करवाएं, आवाम को बताएं, और फिर बिस्मिल्लाह करें, 100 बिस्मिल्लाह करें। लेकिन एज ऑफ टुडे आप ये समझते हैं कि ये जो जिस तरह किया गया है, ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इसमें एंडेंजर हो सकती है, और जिस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक को बुला के, अब जिस तरह आपने माइनिंग की भी बात की है मुख्तलिफ चीज़ों में, और एग्रीकल्चर में और दूसरी जगहों में भी, वो भी अब फ्यूचर में जाके पता नहीं अब वो क्या शक्ल इख्तियार करेगी। दिखाया ना अभी मुझे, एक पेपर दिखाया है, वो बिल है, एक पेपर, वो बिल के अंदर ये लिख के मैंने 7 कंपनीज नीचे हुकूमत की एक आदमी की दस्तखत से उसमें डाल दी। कमाल है यार, मतलब बादशाहत है। हाँ, फिर बादशाहत दे दे हमें, बखुदा दे दे, मगर यूएई की जैसी बादशाहत दे हमें। हमारी सड़कें हसीन हो, हमारा हेल्थ सिस्टम हसीन हो, हमारे पास इंसाफ ऐसे हो कि रात को 3 बजे मेरी माँ और बहन अकेले गाड़ी चलाकर आए तो परेशान ना हो, ऐसी बादशाहत दें, और उसके बाद जो करना चाहते हैं करें। मैं खड़े होकर सैल्यूट करूंगा, मैं कहूंगा वाह 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 बादशाह जी। मीर साहब, आपकी आवाज एकदम बंद हो गई है, आपकी आवाज एकदम बंद हो गई है, जरा देखिएगा इसको, म्यूट तो नहीं हो गया? आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल, ये क्या हुआ? आपकी अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज?
अच्छा, ये कोई समझ नहीं आई। आपको आवाज मेरी आ रही है जी? जी आपको आवाज मेरी आ रही है? आपकी आवाज मेरी जो है वो मुझे नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने जो बात आपने कहनी थी वो आपने कह ली है। मेरा ख्याल है कि कोई टेक्निकल इशू हुआ है, इसमें हम देख लेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। इंशाल्लाह अगर इसमें मजीद कोई क्वेश्चंस आए तो हम अपने व्यूअर से भी कहेंगे कि वो इस पर लिखें। आपका जो आर्टिकल है वो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं अब आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह आपसे जल्दी रब्ता होगा और मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।